हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू, आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 11 मैथ की क्लास लेकर आए हैं और इसमें जो एक्सरसाइज चल रही थी हमारी वो 14.1 एक्सरसाइज चल रही थी। और इससे पहले की वीडियो में जो है हमने उसके 2 सवाल कर लिए थे और इसके एग्जाम्पल भी किए थे। अब हम जो है आज क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, क्वेश्चन ये इस प्रकार से है कि एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े, क्योंकि यहाँ जोड़े का जिक्र हुआ है, बात समझेंगे आपको। जब जोड़े का जिक्र हुआ तो पासे जो है कितने हैं, वो 2 पासे हैं, वो फेंकते हैं और उन पर प्रकट संख्याओं को हम लिखते हैं। तो निम्नलिखित घटनाओं का हमें वर्णन करना है। तो ये हमारी कुछ घटनाएं दे रखी हैं ABC के रूप में। ये 3 घटनाएं हमें दे रखी है। इसके अलावा देखो क्या है कि इन घटनाओं के कौन कौन से युग्म परस्पर अपवर्ती हैं। तो हमें ये देखना है कि परस्पर अपवर्ती घटनाएं कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 जोड़े हैं, इस पासे के 2 जोड़े हैं, मतलब 2 पासे हैं। अब 2 पासे को अगर हम फेंकते हैं तो कुल जब हम उछालते हैं उसको तो कितने केस बनते हैं, पहले हम उसको समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, 6 की घात अगर 2 करते हैं, क्योंकि 2 पासे हैं मतलब जोड़े हैं 2, तो 6 की घात कितनी आ जाएगी, 2 और 6 6 36। तो टोटल जो केस बनेंगे वह 36 केस बनेंगे। तो पहले तो वे 36 केस जो बनेंगे उनको हम देखते हैं कि किस प्रकार से वे बनते हैं। देखो, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो हल इसका, तो 36 केस हम देखते हैं कौन कौन से बनेंगे। तो हम इधर लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं भाई 1,1 1,1 दोनों पास हो गई है। फिर 1,2 1,3 1,4 1,5 और 1,6 और 1,6। ये जो है यहाँ पर देखो भाई, सब जगह ये क्वेश्चन ये रहेगा, कोमा रहेगा। अब इसके बाद 2 वाला देखो, हम कह सकते हैं कि वो 2,1 2,2 2,3 2,4 और फिर क्या हो सकता है 2,5 और 2,6। ये दूसरे केस बन जाएंगे। देखो इसी प्रकार से 3 3,3 3,4 3,5 और 3,6। फिर यहाँ पर 4 वाले 4,1 फिर 4,2 4,3 4,4 और 4,5 4,6। तो इसी प्रकार से 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 और 5,6। इसी प्रकार से 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 और 6,6 ये जो है हमारे पास टोटल जो है 36 केस बनते हैं। इस प्रकार से हमारे पास, तो ये जो है हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस हो गया। हम ये कह सकते हैं ये हमारा क्या निकल गया, सैंपल स्पेस एस टोटल। यहाँ से यहाँ तक हमने इसको बंद भी कर दिया, एस निकल गया हमारा। इस प्रकार 36 केस बनेंगे हमारे। अब देखेंगे आगे क्या है, कि आगे क्या है कि जो देखो जो घटनाएं दे रखी है उन पर हम देखेंगे। मतलब जो हमारे पास पहली घटना क्या है, देखो पहली बात क्या कही गई है कि ए प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है। तो हमें ये देखना है कि कहां पर। तो देखो योग की बात होगी, पहली बात भी समझेंगे योग योग 8 है। तो पहले तो हम इनका योग करते हैं। योग कैसे करते हैं, देखो हमने क्या करा, इन दोनों को जोड़ा, इनका योग करा। तो यहाँ पर अगर योग करते हैं तो इनका योग 2 आएगा। इसी प्रकार से अगर हम इस प्रकार से इनको योग करते हैं तो इनका योग 3 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं भाई, तो यहाँ पर योग कितना आ रहा है, 4। और यहाँ पर अगर योग करें तो यहाँ पर योग कितना होगा, 5। यहाँ पर यदि योग करें तो योग कितना होगा, 6। और यहाँ पर यदि योग करें तो यहाँ पर हो जाएगा 7। इसी प्रकार से जो इनका योग होगा वो हो जाएगा, योग हो जाएगा 7। फिर इनका योग करेंगे तो यहाँ पर योग हो जाएगा 8। यहाँ पर इनका योग करेंगे तो योग इनका 9 होगा। हो यहाँ पर नंबरिंग गलत कर दी। देखो भाई, यहाँ पर 8 यहाँ पर 9 यहाँ पर 10 योग, इनको जो योग करेंगे इन दोनों का तो योग 11 हो जाएगा और इनका योग करेंगे तो 12। तो इस प्रकार से हमने योग भी देख लिया कि भाई इस प्रकार से हम इनका योग करते हैं। तो इनका योग जो है
हमारे पास ये संख्या आएगी वही 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये योग आ गया हमारा। अब इसके बाद हम डायरेक्ट देखो हमने योग निकाल लिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम देखो पहली जो घटना हमें दे रखी है उसको अब हल करते हैं। देखो पहली संख्या क्या बात कही है, ए के बराबर, हम कह सकते हैं ए बराबर क्या हो सकता है। अब देखो कि प्राप्त संख्या का योग 8 से अधिक है, हमें वहां पर देखना है जहां पर प्राप्त संख्या से योग जो है 8 से अधिक होना चाहिए। तो क्या बात कही है, संख्याओं का योग जो है, जो संख्याओं का योग है ना, संख्याओं का जो योग है वो क्या, अभी योग जो है वो 8 से अधिक है, 8 से अधिक है, 8 से अधिक है। तो 8 से अधिक देख लो भाई कहाँ है, 8 से अधिक कहाँ पर है, तो 8 से अधिक का मतलब हो गया यहाँ पर देखो 9 10 11 और 12, यहाँ पर 8 से अधिक योग होगा, आप इनको जोड़ दोगे 8 से अधिक योग यहीं पर होगा। तो 8 से अधिक का मतलब हो गया, देखो भाई 9 पे 10 पे 11 पे और 12 पे, यहाँ योग 8 से अधिक होगा। तो इन केस को हम लिख लेते हैं जो हमारे पास बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं भाई ए बराबर जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, देखो 9 वाले 10 वाले और 11 वाले और 12 वाले। तो 9 वाले कौन कौन से देख लीजिए, 3 6 है ना, 3,6 है, 3,6, फिर 4,5 है, 4,5, फिर 5,4 है ना, देखो भाई ये हो गया, ये हो गया 6,3 है, 6,3, फिर 10 वाला योग देख लेते हैं, 10 वाले देखो भाई 4,6 है, 5,5 है और फिर है 6,4, फिर हम ये वाले देख लेते हैं 11 वाले। तो 11 वाले हम लिखेंगे 6,5 और 6,5, 11 वाले में हम लिख देंगे 6,5 और 5,6 और फिर 6,6, 6,6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए की वैल्यू आ चुकी है, हमने ए का मान तो निकाल लिया। अब थोड़ा सा इधर कर लेते हैं एडजस्ट सवाल को। अब बी बराबर देखो भाई क्या कहा गया है, देखो बी में क्या क्या है उसको हम पहले पढ़ेंगे, समझेंगे उसको कि बी का मतलब है क्या। देखो बी में क्या कहा गया है कि दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट हो, मतलब ऐसे सिचुएशन हमें देखनी है कि दोनों पासों पर 2 2 आए। तो ऐसा कौन सा केस है यहाँ पर इन 36 केसों में, है ना, कि जहां पर 2 2 आ रहे हैं, मतलब दोनों पे जगह 2 2 आए, तो ये एक मात्र एक ही केस है, ये वाला यहाँ पर 2,2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या आ रहे हैं भाई, 2 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी बराबर 2,2, बस ये एक ही केस बनेगा ऐसा कि जहां पर दोनों पासों पे 2 2 आते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला केस क्या है देखो उसको समझते हैं। अगला केस क्या कहा गया है, देखो भाई प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 हो, मतलब कम से कम 7 हो, 7 से ज्यादा कितने हो सकते हैं, तो 7 तो और 3 का गुणा जो मतलब 3 से उसकी गुणा होती हो, तो ऐसा कौन सा, देखो सी बराबर हम लिखते हैं यहाँ पर, सी बराबर क्या कहा है, कम से कम योग, है ना, संख्याओं का जो योग है ना, संख्याओं का योग क्या हो गई, योग जो है वो कम से कम 7, कम से कम कितना हो गई 7 हो, और 3 का गुणा जो, और क्या कहा उसने, 3 का गुणा जो होगी, तो 3 का गुणज कहाँ है वो देखना है हमें। तो देखो कम से कम 7 का मतलब क्या हुआ, कम से कम 7 का मतलब ये हुआ, तो देखो भाई कम से कम 7 से मतलब ये वाली संख्या आएगी, तो 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 12, है ना। कम से कम 7 का मतलब क्या हुआ कि भाई 8 9 10 11 और 12 इन संख्याओं का योग देखेंगे हम। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या गई, तो कम से कम 7 तो ये होगी, लेकिन 3 का गुणज, अब इन संख्या में देखना कि 3 का गुणज कौन कौन सी है, मतलब 3 से जो संख्या कट जाएगी 3 की गुणा हो जाएगी, तो एक तो ये वाली और एक ये वाली, भाई ये 2 ही संख्या है, तो हम क्या देखना बस 9 वाली और 12 वाली देख लेंगे बस। तो हमारे जो केस बनेंगे कितने बनेंगे, हम ये कह सकते हैं सी बराबर एक तो 9 वाला और एक 12 वाला। तो 9 वाला देखो भाई ये क्या, मतलब 9 वाला जो है ये वाला है 3,6, 3,6 है, 4,5 है और 5,4 है और फिर 6,3 है ना, और 3 का गुणज, तो 3 चौक 12, 6,6 हो जाएगा, 6,6। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये सी की वैल्यू आ चुकी है, तो हमारे पास सी भी हो गया। तो ए बी सी हमने तीनों निकाल लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखो सवाल में क्या है, क्या कहा गया है कि हमें ये देखना है कि युग्म
ऐसा कौन सा युग्म है जो परस्पर अपवर्ती है, और अपवर्ती का कंडीशन क्या है कि उनका जो वे जो है जब हम उनका इंटरसेक्शन निकालते हैं, दो घटनाओं का इंटरसेक्शन किसके बराबर आना चाहिए, रिक्त समुच्चय के बराबर, यानी फाई के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले देख लो भी ए और बी देख लो। हमने कहा ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके होगा, क्या फाई के है। तो हम ये कहेंगे भाई देखो ए में तो ये वाले केस आ रहे हैं और बी में सिर्फ ये आ रहा, तो ए और बी क्या है, दोनों में ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है। ए और बी में जब कोई भी कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके है, फाई के है। बिल्कुल सही बात है, तो ये तो बढ़ती है भाई। अब इसके बाद बी और सी चेक करके देख लो। यहाँ तो हमने ए और बी चेक करा, अब हमने बी इंटरसेक्शन सी चेक कर लो। क्या बी और सी में कोई जो है कॉमन है क्या भाई, देखो बी एरिया और सी एरिया, तो ये वाली वैल्यू इसमें आ नहीं रही है, कहीं नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं भाई बी इंटरसेक्शन सी भी क्या है, फाई के बराबर है। ये भी रिक्त समुच्चय है हमारे, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, ये भी रिक्त समुच्चय है। अब इसके बाद देखो बी और सी हमने चेक कर लिया, अब हम क्या करते हैं ए और सी चेक कर लेते हैं कि ए और सी, ए सी है ना, ए और सी में देख लो ए इंटरसेक्शन सी चेक करते हैं क्या इनमें कोई कॉमन है। तो हम देखेंगे भाई ए में तो ये वाली वैल्यू है और सी में ये वाली वैल्यू है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये पूरी वैल्यू इसमें आ रही है। देखो कहाँ से आ रही है, 3, देखो ये आ रही है 3 4, ये पूरी वैल्यू इसमें आ रही है और लास्ट वाली आ रही है, तो ये पूरी वैल्यू इसमें आ रही है। तो मतलब ये परस्पर अपवर्ती नहीं है, मतलब ए और सी परस्पर अपवर्ती नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इसमें कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, देखो भाई इसमें जो कॉमन है हमारे पास वो क्या क्या है वो लिख देते हैं हम। देखो ये तीनों चीज हमारी कॉमन आ रही है ना, 4,5 भी है, 5,4 भी है, 6,3 भी है और 6,6 भी है। ये जो है हमारे पास क्या है, परस्पर अपवर्ती, मतलब ये जो है परस्पर अपवर्ती नहीं है, ठीक है भाई। तो हमें बताना क्या था, जो युग्म परस्पर अपवर्ती है उसको हमें बताना था, हम लिख देते हैं ये बात भी कि ए बी और बी सी जो है परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं, ए बी और बी सी परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं और ए और सी नहीं है, तो हम लिख देते हैं बात, जो नॉलेज है उसके बारे में लिखना है। तो हम लिखेंगे आते हैं ए व बी तथा तथा बी और सी, वी व सी परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन जो है पूरा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो है 4 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सवाल नंबर 4 ये है कि 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, तो मान लीजिए कि घटना 3 चित्त को दिखाना और ए से घटना 2 चित्त और 1 पट को दिखाना, बी से, यहाँ बी होना चाहिए, सवाल में गड़बड़ है, देखते हैं बी से और घटना पहले सिक्के पर चित्त दिखने को डी से निरूपित किया गया है। तो बताइए कि इनमें से कौन सी घटनाएं परस्पर अपवर्ती हैं, सरल घटनाएं और मिश्र घटनाएं हैं। तो ये हमें जो है इस सवाल में चेक करना है। तो देखो सवाल में थोड़ी सी गलती हो रही थी लिखने में, उसको देखो हमने सही कर लिया है। तो ए का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर ए का मतलब है कि तीन चित्त दिखना, ये ए का मतलब है, मतलब ए बराबर 3 चित्त दिखना, उसको ए से, और 2 चित्त और 1 पट दिखना उसको बी से प्रदर्शित करते हैं, और तीनों पट दिखना वो उसको सी से प्रदर्शित करते हैं, और पहले सिक्के पर चित्त दिखना उसको डी से निरूपित करते हैं। और ये जो हमारे 3 क्वेश्चन है कि हमें परस्पर अपवर्ती देखना है, सरल क्या होती है और मिश्र क्या होती है। देखो सरल घटनाएं एक थोड़ा सा नया है इसमें, और मिश्र घटनाएं, तो देखो जिसमें सिर्फ एक घटना घटे तो उसे हम सरल घटना कहते हैं। मिश्र घटना जिसमें एक से अधिक घटना घट रही है उसको हम मिश्र घटना बोलते हैं। परस्पर अपवर्ती का पता ही है कि जब 2 घटना घटती है और उनका जो है क्या होता है कि वे जो है 2 घटनाओं में कोई भी कॉमन ना हो, मतलब उनका इंटरसेक्शन क्या हो, फाई होता है, तो उसमें हम परस्पर अपवर्ती बोलते हैं। चलिए हल करते हैं। अब देखो भाई बात हो रही है 3 सिक्कों की, तो 3 सिक्कों की बात हो रही है, तो पहले तीनों सिक्कों की जो है घटनाएं हम देखते हैं कितनी घटना घटेगी। तो 3 सिक्कों का मतलब हो गया कि 2 की घात 3 मतलब 8 घटना घटेगी, 8 केस होंगे, कौन कौन से देख लेते हैं समझो। देखो भाई हेड मतलब सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं, 4 बार पहले हेड बना लो,
और 4 पर पहले टेल बना लो, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल, फिर हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल, और यहाँ टेल आ जाएगा, फिर हेड फिर टेल फिर हेड और यहाँ टेल। तो ये 8 जो है घटना घटेगी। मतलब हम कह सकते हैं ये एस बराबर है, एस बराबर हम ये कह सकते हैं कि भाई एस बराबर एच एच एच, फिर ये एच एच टी, फिर एच टी एच, फिर एच टी टी, फिर टी एच टी, फिर यहाँ को लिख देते हैं टी टी एच, फिर टी टी टी। मतलब टोटल 8 केस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 ही में ये गलती होगी क्या? हाँ ठीक है, गलती कुछ छूट गया भाई, देखते हैं क्या छूट गया, अभी देखते हैं भाई। देखो भाई ये बन गया एक, दूसरा तो ये हो गया, तीसरा एच, फिर हो गया टी, फिर हो गया एच एच, यहाँ पर छूट गया ये केस टी एच एच, है ना, यहाँ लिख देते हैं चलो टी एच एच, फिर टी एच टी, फिर टी टी एच और टी टी टी। तो ये 8 केस होंगे टोटल। तो ये हमारा सैंपल स्पेस आ गया। अब ए के बारे में लिखते हैं, देखो ए के बारे में क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बराबर। तो पहले ए बराबर हम लिख देते हैं कि ए बराबर है क्या, उसका मतलब समझते हैं। ए का मतलब क्या कहा गया है कि घटना 3 चित्त को दिखना, है ना ए। तो ए का मतलब यह है कि 3 चित्त दिखना, 3 चित्त दिखना। तो 3 चित्त दिखने का मतलब क्या हो गया, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, चित्त मतलब हेड, हेड और हेड। तो ये हमारे पास ए का वैल्यू आ गई, तो ए बन गया। अब उसके बाद देखते हैं बी बराबर। तो बी बराबर क्या होगा अभी देखो, तो बी के बारे में क्या कहा गया है सवाल में, पहले उसको पढ़ लेते हैं। तो बी के बारे में कहा गया है 2 चित्त और 1 पट दिखना। यहाँ लिख देते हैं चाहे तो कि भाई 2 चित्त और 1 पट दिखना। तो ये हमारे पास क्या है भाई, बी है। तो हम ये कह सकते हैं बी बराबर कौन कौन से केस होंगे उसको हम देख लेते हैं भाई। देखो भाई 2 चित्त मतलब देखो एक केस तो ये बना 2 चित्त एच एच टी, 2 चित्त और कहा यहाँ पर भी बन गया, दूसरा केस ये बन गया एच टी एच, और फिर 2 चित्त दिखना और 1 पट, 2 चित्त और कहाँ रहे हैं, 2 चित्त यहाँ पर आ रहे हैं टी एच एच, फिर 2 चित्त, देखो भाई 2 चित्त और कहीं भी आ रहे क्या, और कहीं तो नहीं आ रहे, देखो इसमें भी नहीं आ रहे, देख लो यहाँ पर और नहीं आ रहे, बस ये 3 केस बन रहे हैं मतलब। तो ये बी बराबर बन गए। इसी प्रकार से बी का मतलब समझ लिया। अब सी बराबर देख लो भाई, सी बराबर क्या है। सी के बारे में पहले लिख लेते हैं, क्या लिखा है कि भाई सी का मतलब क्या है यहाँ पर, पहले नहीं, ये तीनों पट दिखना, 3 पट दिखना। सी के बारे में कहा है 3 पट दिखना। तो 3 पट दिखने का मतलब क्या हुआ, सी बराबर जहां पर 3 जगह टैल टैल आ गया है, टी 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 टी। तो ये हमारे पास जो है इसका मान आ गया सी का। अब डी के बारे में लिखते हैं, देखो तो ए भी निकाल दिया हमने, बी भी निकाल दिया, अब सी और डी। अब देखो डी के बारे में क्या कहा गया है उसको समझते हैं, उसी हिसाब से हम लिखते हैं। देखो भाई डी के बारे में क्या बात कहा गई, डी के बारे में ये कहा गया है कि भाई पहले सिक्के पर चित्त दिखना, जहां जहां पहले सिक्के पर चित्त दिखा है, देखो पहले सिक्के पर चित्त दिखना, ये बात कह गई है। तो पहले सिक्के पर चित्त दिखना, तो पहले सिक्के पर चित्त कहाँ कहाँ दिखा, देखो समझ लो। यहाँ पर एच 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 शुरू में आ रहा है, शुरू की चारों घटना आ जाएगी, मतलब एच एच एच, फिर एच एच टी, फिर एच टी और एच, फिर एच टी टी। तो ये जो है हमारे पास क्या आ गया, डी निकल गया। तो हमने ए बी सी डी ये चारों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें ये देखना कि परस्पर अपवर्ती घटना कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम ए वाले को लेकर चलते हैं, परस्पर अपवर्ती दिखाना ना पहला वाला केस। तो हम पहला वाला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन में परस्पर अपवर्ती है, कौन कौन सा केस यहाँ पर ऐसा है जो अपवर्ती है। तो पहले हमने ए को ए और बी लिया, हमने ए है ना, ए इंटरसेक्शन बी निकाला, ए इंटरसेक्शन बी बराबर, देखो क्या ए और बी के बारे में देख लो भाई,
ए के बारे में तो ये लिखा है और बी के बारे में ये लिखा है, क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है? मतलब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। जब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है हमारे किसके बराबर है? पाई के बराबर है, ए और बी। तो ये समुच्चय है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा क्या है? परस्पर अपवर्ती घटना है, ए और बी। अच्छा, इसी अब ए के साथ हमने बी निकाला, अब ए के साथ हमने क्या निकाल लिया? सी को निकालो। ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी बराबर, देखो भाई ए के बारे में तो ये लिखा है और सी के बारे में लिखा है, दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये भी जो है हमारा क्या है? परस्पर अपवर्ती घटना, ये भी 5 के बराबर है। अच्छा, ए के बारे में अब ए इंटरसेक्शन डी निकालो। पहले ए के साथ हम सब निकाल लेते हैं, ए के साथ डी देख लो। अब डी देखो, ए और डी में कुछ देखो ए और डी में कुछ जो है कॉमन आ गया क्या भाई? ए वाली ये रही और डी वाली ये रही, जबकि यो एच एच जो है यो हमारा कॉमन आ गया, तो यो अपवर्ती नहीं है क्योंकि इसमें कॉमन आ रहा है हमारा। कॉमन क्या आ रहा है? ये एच एच वाला, तो ये एच 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 आ रहा है इसमें। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन डी नॉट इक्वल टू 5। ठीक है भाई, चलो ए और डी निकाल लिया, अब बी वाले स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, बी की हमने सी से करके देख लेते हैं। बी और सी में चेक करो पहले। देखो भाई, बी एरिया और सी एरिया, तो बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं हम। बी इंटरसेक्शन सी जब हम निकाल रहे हैं तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो हम ये कह सकते हैं ये 5 के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। देखो बी के साथ सी निकाल लिया, बी के साथ डी निकालने देख लेते हैं एक बार। देखो भाई, बी के साथ हम डी निकाल लेते हैं। बी इंटरसेक्शन डी बराबर, चेक करो। देखो बी में तो ये वैल्यू दे रखी है और डी में ये वैल्यू दे रखी है, तो बी और डी में तो कॉमन आ गया है। देखो एच एच टी, एच एच और टी, हाँ, और ये वैल्यू टी एच एच, इसमें तो कॉमन आ रही है ना, दो वैल्यू तो है ही है। दो वैल्यू हमारे पास कॉमन आ रही है, ये वाली और ये वाली, तो भाई ये भी अपवर्ती नहीं है। एच टी एच, एच है ना, एच टी एच, और एक है एच एच टी एच एच, एक कॉमन और है इसमें एच एच टी, ये वाला है ना, एक है एच एच टी, मतलब ये जो है कॉमन है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई बी इंटरसेक्शन डी है ना नॉट इक्वल टू 5, मतलब ये जो है परस्पर अपवर्ती घटना नहीं है। तो हमने क्या करा अभी? देखो हमने जो है इसको निकाल लिया, अब क्या बचा हमारे पास? देखो भाई, अब हमारे पास जो वैल्यू बचती है, क्या बचती है? बी और डी हमने निकाल लिया है ना। अब सी और डी को निकाल लो, यहाँ पर कर देते हैं सबको थोड़ा सा। सी इंटरसेक्शन डी बराबर, सी इंटरसेक्शन डी चेक कर लो, क्या सी और डी, सी इंटरसेक्शन डी, तो सी और डी में देख लो भाई, सी एरिया और डी एरिया, क्या इसमें कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल परस्पर अपवर्ती घटना, तो ये 5 के बराबर है। तो ये हमने देखे तो 1 2 3 है ना, 3 ये वाली और 3 के बाद एक ये 4, तो 4 घटनाएं ऐसी हैं जो परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं। तो इन चारों के बारे में हम लिख देते हैं कौन कौन सी घटनाएं हैं ये। देखो लिखने का तरीका समझेंगे। पहले ए और बी है, तो हमने लिखा आते हैं है ना, ए व बी, फिर कोमा ला के लिख दो, फिर ए और सी, ए व सी, फिर कोमा ला के लिख दो, एक तो ये होगी, एक ये होगी, एक ये वाली होगी, बी, बी और सी है ना। यहाँ पर लिख दिया हमने बी व सी, तथा सी और डी, सी व डी परस्पर अपवर्ती है, या अपवर्ती घटनाएं हैं, परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं। तो ये जो है हमारे पास, ये पहला वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड सवाल करते हैं इसका। सेकंड सवाल, तो सेकंड सवाल में क्या कहा गया है कि सरल है, मतलब सरल घटनाएं हैं। तो सरल घटना का हमने एक तरीका बताया था। सरल घटना किसे कहते हैं? पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। सरल घटना उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक केस बनते हैं, जिसमें एक केस बनाओ, सिर्फ ओनली वन है ना, ओनली वन केस, तो जिसमें केवल एक केस बने वो हमारी सरल घटना होती है। तो ऐसे नहीं है कौन कौन से केस जिसमें एक केस बन गया है? देखो भाई, सी में सिर्फ एक केस बन गया है और ए में, तो ए और सी क्या है? सरल है इस प्रकार से, क्योंकि दोनों में क्या है
दोनों में एक केस बन रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं ए व सी सरल है ना, सरल घटना है। ए व सी सरल घटना है, सरल घटना है, ये घटनाएं हैं। ए व सी सरल घटनाएं हैं। क्यों? क्योंकि एक एक का केस बन गया है दोनों में, तो सरल घटना है। अच्छा, इसी प्रकार से तीसरा वाला भी कर लेते हैं भाई। देखो तीसरा वाला क्या है, मिश्र। और मिश्र का मतलब जिसमें एक से अधिक केस बनते हैं, तो वो देख लो कौन कौन से केस है जिसमें एक से अधिक केस हमारे बन रहे हैं। तो चेक करते हैं। देखो इसमें ए और सी के अलावा एक से अधिक केस किस में हमारे बन रहे हैं, उसको हम देख लेते हैं। देखो भाई, तो हम ये देख रहे हैं कि बी और डी, देखो चेक करते हैं बी और डी। इसमें बी और डी देख लो भाई। देखो बी में 1 2 3 केस बन रहे हैं, डी में 4 केस बन रहे हैं, तो ये मिश्र घटनाएं हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे बी व डी क्या है अभी, मिश्र घटनाएं हैं, मिश्र घटनाएं हैं। बस ये पूरा हमारा क्वेश्चन हल हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, और 5वां क्वेश्चन क्या है देखो वो समझते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, तो वर्णन कीजिए। ये 3 हमारे पास, ये 5 क्वेश्चन मतलब इसी घटना दे रखी है कुछ, कि भाई 2 घटनाएं परस्पर अववर्ती है, 3 घटनाएं जो परस्पर अववर्ती है निषेध नहीं है, 2 घटनाएं जो परस्पर अववर्ती नहीं है, फिर 2 घटनाएं जो परस्पर अववर्ती है किंतु निषेध नहीं है, फिर 3 घटनाएं जो परस्पर अववर्ती है निषेध किंतु निषेध नहीं है। हमें क्या करना है, देखो इस सवाल में जो है हमें अपनी तरफ से ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमें जो है 2 घटनाएं परस्पर अववर्ती है, अपनी तरफ से कुछ भी जो है हम अभी देखो ये हमारे टोटल केस कितने बनेंगे वो हम देख लेंगे अभी यहाँ पर, क्योंकि 3 सिक्के हैं तो 8 केस बनेंगे। अब उनके हिसाब से हमें ये देखना है कि 2 घटनाएं, अब 2 घटनाएं परस्पर अववर्ती कब होंगे, वो अपनी तरफ से एग्जाम्पल हमें देने। तो इस सवाल में सिर्फ हमें एग्जाम्पल अपनी तरफ से सेट करने हैं, और इनका आंसर सबका अलग अलग हो सकता है। मतलब हम अपनी तरफ से अलग आंसर देंगे, है ना, आंसर शीट देंगे तो उसमें अलग आंसर आएंगे, तो इसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही रहेगा कि एग्जाम्पल देने का तरीका ठीक होना चाहिए, कि हमें अपनी तरफ से एग्जाम्पल सेट करना है, तो वही हमें देखना है। तो सबसे पहले चलो हल करते हैं। देखो भाई 3 सिक्के हैं, तो 3 सिक्के में टोटल जो है कितनी घटना घटेगी, कितने केस बनेंगे। देखो पहले तो 4 बार हेड बना लो भाई, 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड और 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, हेड टेल, हेड और टेल, हेड और टेल। तो हम ये कह सकते हैं एस बराबर टोटल सैंपल स्पेस कितना आएगा वो देख सकते हैं। तो ये 8 केस है हमारे पास, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई एच एच एच, फिर एच एच टी, फिर एच टी एच, और फिर एच टी टी, उसके बाद देखो भाई टी एच एच, फिर टी एच टी, और टी टी एच, और टी टी टी। तो ये हमारे पास ऐसा आ गया। अब इसकी सहायता से जो है हम अपनी तरफ से एग्जाम्पल सेट करेंगे। ठीक है भाई, इसके आंसर सबके अलग अलग हो सकते हैं भाई। देखो पहला सवाल देखते हैं क्या है, जो पहले सवाल में बात कही गई है। पहला सवाल देखो इधर कर लेते हैं। पहला सवाल क्या है कि 2 घटनाएं परस्पर अववर्ती है, हमें एग्जाम्पल देना अपनी तरफ से। 2 घटनाएं परस्पर अपवर्ती हैं, तो अपनी तरफ से कोई भी 2 केस बना दो, है ना, जिसमें से क्या है वे अववर्ती सिद्ध हो जाए, या अववर्ती दिखाई दे। मतलब देखो भाई हम ये कह सकते हैं भाई ए बराबर, हमने और घटना को हम मान लेंगे, मतलब ए और बी करके सपोज करो पहली घटना हमने ए मान ली, तो ए बराबर जैसे कि ये आ रहा है, पहली घटना हमने ये मान ली कि एच एच आ रहा है, मतलब 3 बार क्या आ रहा है, चित आ रहा है या हेड आ रहा है। तो बस ये लिखते हैं कि भाई 3 चित प्राप्त होना, है ना, 3 चित प्राप्त होना, शुरू में 3 चित प्राप्त होना, यहाँ लिख दिया हमने 3 चित प्राप्त होना, ये पहली घटना बन जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, ए बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ए बराबर जो हो गया वो एच एच एच, तो ये ए का मान आ गया, ये ए का मान ये आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अभी तो एक घटना निकाली हमने, ठीक। अब दूसरी घटना निकाल लेते हैं। तो दूसरी घटना पर हम क्या कर सकते हैं, ए बराबर जब इतना है तो बी बराबर लिख लेते हैं। देखो
हमने यहाँ लिखा बी बराबर 3 पट प्राप्त होना, प्राप्त होना, 3 पट प्राप्त होना। 3 पट प्राप्त होने का मतलब क्या हुआ कि बी बराबर जो है टी हो जाएंगे। चलो ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा बी बराबर, तो बी बराबर क्या आ गया अभी, टी है ना, मतलब जो है ये जो है 3 पट प्राप्त होना, ये हो गया। तो ए और बी घटना आ गई। अब ए और बी घटना से हमें देख लो कि क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। जब कॉमन नहीं आ रहा तो वो परस्पर अपवर्ती घटना है। तो यहाँ पर हम यही तो सिद्ध करना था, यही तो एग्जाम्पल हमें दे रहे थे। बस अब लिख देंगे हम यहाँ पर कि भाई ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, फाई के, परस्पर अपवर्ती घटना है। और यही हमें देखना था कि दो घटनाएं परस्पर अपवर्ती, ए और बी घटना है परस्पर अपवर्ती, ये सिद्ध हो गया हमारा। अब देखो इसके बाद अगला सवाल करते हैं। देखो सेकंड वाला पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है कि 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्ती है वो निषेध भी है। हम ऐसा एग्जाम्पल लेना है, बनाना है कि भाई 3 घटना होनी चाहिए। तो 3 घटना के लिए एक काम करते हैं, पहली घटना ये घट गई, दूसरी घटना ये घट गई, ठीक, 2 घटना होगी। तीसरी घटना को एक नाम दे दिया हमने सी, समझे समझे। तो क्योंकि 3 घटना का जिक्र हुआ है तो तीसरी घटना को हमने सी नाम दे दिया यहाँ पर। देखो तीसरी घटना को जो है इसमें क्या कहा उसने कि भाई 3 घटनाएं जो जो परस्पर अपवर्ती अपवर्ती और निशेष है, ये हमें देखना है भाई ऐसी कौन सी घटना होगी। ठीक, तो ए और बी तो हमें दे रखा है, अभी सी बराबर हम मान लेते हैं। देखो भाई हमें क्या करना है, ऐसी किसी की समानता को देखना, मतलब सी बराबर। अब हमें देखो ऐसा एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। देखो ए भी आ रहा है हमारे पास और बी भी आ रहा है और सी भी। तो सी बराबर हमें देखना है कि एक बात बताओ, क्योंकि हमें अपवर्ती किस देखना है कि वो अपवर्ती होनी चाहिए। तो अपवर्ती का मतलब जिसमें तीनों में कोई कॉमन ना हो। ठीक, निशेष का मतलब क्या होता है कि जब हम उसका यूनियन निकालेंगे वो एस के बराबर आना चाहिए। तो देखो एस के बराबर कब आ सकता है, एस के बराबर कब, देखो ये वाली घटना तो ये है, ये बी है। सी का मतलब, अगर सी का मतलब ये अगर हम रख ले, मतलब कम से कम क्या हो रहा है, एक इसमें हेड आ जाए और कम से कम एक इसमें टेल आ जाए, तो ये हमारा काम बन जाएगा, है ना। कम से कम जो है एक हेड और एक क्या आ जाए, टेल, मतलब पट आ जाए। देखो ये हम कैसे लिखेंगे इसको, कम से कम, है ना, यहाँ लिखेंगे हम कम से कम एक सिक्के सिक्के पर, है ना, कम से कम एक सिक्के पर एक चित्त एक चित्त प्राप्त हो तथा एक पट प्राप्त हो। एक चित्त तथा एक पट, है ना, एक चित्त तथा एक पट तथा एक पट प्राप्त हो। ये हमने लिख दिया भाई, ये केस बना दिया। अब इसका मतलब क्या होगा उसको समझते हैं। सी बराबर बनेगा क्या यहाँ से, देखो सी बराबर कम से कम एक सिक्के को जो है ना एक चित और एक पट होना चाहिए। तो देखो भाई यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक चित व, है ना, एक चित कम से कम एक होना चाहिए ना, कम से कम एक, तथा लिखा, चलो कोई बात नहीं था, कम से कम एक चित तो है। तो बिल्कुल सही बात है, एक चित आ गया है। तो एक से ज्यादा कितनी हो सकती है, और एक पट भी है, बिल्कुल सही। यहाँ पर भी देखो भी एक चित है कम से कम, और एक यहाँ पर भी एक चित है, और एक यहाँ भी एक चित है, और यहाँ भी एक चित है, और यहाँ भी एक चित पट सभी में आ जाए। तो ये एक दो, देखो ये हमारे पास जो ये केस बनेंगे ना, ये सी के मान बनेंगे सब, क्योंकि इनमें कम से कम एक चित और एक पट आ जाए। ये वाली जो हमने कंडीशन लिखी है, इनके 6 कैसे जो है, तो सी बराबर हम ये कह सकते हैं भाई कि भाई एच एच टी एच टी एच टी और टी और टी एच एच, और फिर हम कह सकते हैं टी
चलो इसे लिख देते हैं टी एच टी, और एक बनेगा ये वाला टी एच टी और टी टी एच। ये जो है हमारे पास केस बने टोटल 6। तो ये सी का मान आ गया। तो हमने हमारे पास ए बी सी आ गया। बस अब इनका निकाल लेते हैं तीनों का एक साथ। हम इन तीनों का पहले एक साथ क्या निकाल लेते हैं, देखो भाई क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या फाई के है, चेक कर लो। देखो ए में ये है, बी में ये है और सी में ये है, तो भाई कॉमन तो है नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, ये वाली बिल्कुल सही बात है, घटना घट गई हमारी पूरी, है ना। मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर है, फाई के। अब देखो भाई ए यूनियन बी यूनियन सी और बराबर किसके हो, एस के। चेक करो भाई, ए में तो ये एच एच आ गया, चलो भाई ये आ गया, बी में ये आ गया टेल टेल, और सी में ये सब आ जाएगा, तो बिल्कुल एस बन गया हमारा, सैंपल स्पेस बन गया। तो ये हम कह सकते हैं कि ये बात हमारी सिद्ध होगी जो लिखी है, ठीक है, दूसरे वाले केस में। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपका पूरा होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला तीसरा पार्ट कर लेते हैं। देखो भाई थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है, थोड़ा इधर कर लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या कहना चाह रहा है, तीसरा पार्ट में क्या है कि दो घटनाएं परस्पर अवरोधी नहीं है। भाई ये तो बहुत आसान है। देखो घटनाएं दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी अपवर्जी नहीं है, ये हमें देखना है कि परस्पर अपवर्जी नहीं है, वो एग्जाम्पल हमें देने हैं। तो हमारे पास देखो भाई ए भी घटना है, बी भी है और सी भी है। हमने ये केस तो बना रखे हैं ए बी सी के, एक केस और बना लो इसमें। देखो भाई एक केस बना लो इसमें डी, तो डी बराबर हम क्या कह सकते हैं कि पहले दो पासों पर एक चीज कर लो, या पहले दो पासों पर एक पट कर लो, तो डी केस अलग बन जाएगा बिल्कुल। अपवर्ती नहीं सिद्ध करना है हमें, ये अपवर्ती नहीं सिद्ध करना है। तो हमने क्या करा, पहले दो पासों पर एक चीज प्रकट हुआ ना, यहाँ लिखा हमने पहले दो पासों पर पहले दो पासों पर, है ना, एक चित प्रकट हो, एक चित प्रकट हो। मतलब ये हमने केस बना लिया, अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल बना लिया। अब देख लेते हैं पहले कि पहले दो पासों पर एक चित प्रकट हो, कौन सा होगा। पहले दो पासों पर चित, तो पहले दो पासों पर चित कहाँ कहाँ आ रही है वो देख लो। पहले दो पासों पर चित यहाँ पर है, दो पासों पर चित, पहले दो पासों पर चित कहाँ आ रही है अभी, वैसे दो ही घटना घट गई भाई इसकी तो, है ना। पहले दो पासों पर जो है, पहले दो पासों पर चित, एक चित या चित, पहले दो पासों पर चित करो कि पहले दो पासों पर चित प्रकट हो। पहले दो पासों पर चित यहाँ पर आ गया है, देखो डी बराबर ये हो जाएगा एच एच एच, ठीक है भाई, और एक ये वाला आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, एच एच टी। तो ये जो है हमारे पास पहले दो पासों पे चित्र प्रकट हो गया है, ठीक, ये डी केस हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें देखना है कि परस्पर अपवर्ती नहीं है, तो नहीं है तो बस हमने अब किसी को भी मिला, देखो ए को हमने डी के साथ मिला के तो हमारा काम बन जाएगा। देखो भाई हमने क्या करा, ए इंटरसेक्शन डी निकाला। जब ए इंटरसेक्शन डी निकाले तो ए वाला कहां पर है, देखो ए में हमारे पास कहां दे रखा है, एच एच, और डी में दे रखा है ये वैल्यू, तो इसमें तो कॉमन आ गया है। क्या कॉमन आ गया भाई, एच एच एच, ये कॉमन आ गया है। जब कॉमन आ गया है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ए इंटरसेक्शन डी क्या है, अपवर्ती नहीं है ना, ये फाई के बराबर नहीं है, मतलब ये फाई के बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन आ गया है, ये फाई के बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या है, परस्पर अपवर्ती नहीं है, ठीक है ना, कि ये फाई के बराबर नहीं आ गया है। चलिए भाई अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो पांचवा क्वेश्चन कर लेते हैं, सॉरी चौथा करो पहले, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि दो घटना जो परस्पर अपवर्ती है किंतु निषेध नहीं है ना, दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्ती हैं, अपवर्ती हैं किंतु निशेष नहीं, किंतु निशेष नहीं, निशेष नहीं है। हमें ये देखना है भाई कहाँ पर है, ऐसा केस हमें देखना है। तो ऐसा कौन सा केस होगा भाई कि अपवर्ती दो परस्पर, ऐसी दो घटना जो परस्पर अपवर्ती तो हैं, निशेष नहीं है। अपवर्ती हैं, अपवर्ती का मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए। और निशेष का मतलब क्या हो गया, निशेष नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मतलब जो उसका यूनियन है उसमें कॉमन होना चाहिए, फिर तो इसका मतलब सबको मिलाकर आना चाहिए। ठीक है ना। देखो हमने क्या करा, ए के बारे में देखो, ए और बी देखो, ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है, तो बात तो सही आ रही भाई। ए और बी जो है हमारी क्या हो, ए और बी जो है हमारी अपवर्ती तो होगी, है ना। और ये निशेष भी नहीं है, सही बात है, क्योंकि जो है निशेष नहीं है, क्योंकि ए और बी को मिलाकर हमारा एस नहीं बन पाएगा। सही बात है, ए और बी को मिलाकर एस नहीं बन गया तो वो निषेध नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट कि भाई ए तथा बी, ए वे बी, ए और बी क्या है ना, ये जो है ना परस्पर अपवर्ती भी है और निषेध नहीं है। ए वे बी परस्पर अपवर्ती हैं, निशेष नहीं, है ना, निशेष नहीं। बस ये आ जाएगा तुम्हारा, ए वे बी, बिल्कुल सही बात होगी ये। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, 5वां, बी, लास्ट वाला पार्ट करते हैं। इसका 5वां पार्ट क्या है, देखो भाई थोड़ा इधर ऊपर लेते हैं इसको एडजस्ट, है ना। इसका 5वां पार्ट करते हैं। 5वें पार्ट में क्या बात कही है उसको पढ़ लेते हैं कि तीन घटना, देखो यहाँ तीन घटना है, तीन घटना जो परस्पर अपवर्ती है, किसी नीचे नहीं, तीन घटना है ना। इसमें होगी तीन घटनाएं जो परस्पर अपवर्ती हैं, अपवर्ती हैं, निशेष नहीं, है ना, ये तो कहा, किंतु निशेष नहीं। तो इसमें एक काम करते हैं, एक केस और बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, कि चार केस तो हमारे पास हो रहे हैं, इसमें तीन घटनाएं हमें लेनी है, तो इसमें एक घटना और बना लेते हैं। देखो एक काम करते हैं, दो चित्त और एक पट, हाँ एक पट इसमें हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने लिखा ई बराबर हमने लिख दिया कि दो चित्त और एक पट प्रकट हो, है ना। दो चित्त वे एक पट जो है हमें प्रकट हो, ऐसी कौन कौन सी घटना है जहां पर दो चित्त हो, है ना, दो चित्त और एक पट, है ना, प्राप्त हो। ये हमने एग्जाम्पल अपनी तरफ से ले लिया। तो ई के मान यहाँ से क्या होंगे उसको देख लेते हैं। ई बराबर क्या होगा, है ना, दो चित्त और एक पट, तो दो चित्त एक पट ये आ गया, दो चित्त एक पट ये आ गया, और दो चित्त और एक पट ये आ गया। तीन गैस बन रहे हैं। देखो भाई एक तो यहाँ से बनेगा एच एच टी, एक ये बनेगा एच टी एच, और एक ये बन गया है टी एच एच। ये हमारे पास जो है ना ये तीन गैस बन गए, ये हमारे पास तीन गैस बन गए। हम ये कह सकते हैं, अब इनको देख लो जरा एक बार, ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, अभी देख लेते हैं इसको। तो हमने क्योंकि तीन घटना की बात करी है, अब इसको मिला लो भाई, ए के साथ किसको मिलाते हैं वो देख लेते हैं। देखो भाई ए को मिलाओ, तो एक घटना तो हमने ए ले ली, ए में मतलब ये है, और बी में ये है, और ई में ये ले लो। तो क्या ए बी और ई में कोई कॉमन है, देखो भाई ए में, बी में और ई में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं है तो वह परस्पर अपवर्ती घटना है, बिल्कुल सही बात है।
तो हम ये कह सकते हैं भाई ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन ई और किसके बराबर है ये, फाई के। तो ये परस्पर अपवर्ती घटना है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब तथा 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 अब इन्हीं का हम यूनियन कर देते हैं, इन्हीं का हमने ए यूनियन बी और यूनियन ई, और ये जो है ना एस के बराबर नहीं है। जब एस के बराबर नहीं है तो हम ये कह सकते हैं ये निषेध घटना नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि ये एस के बराबर नहीं है, तीनों को अगर हम मिला दो वो एस के बराबर बैठ ही नहीं दिया है। जब एस के बराबर नहीं बैठे तो वो अपवर्ती सॉरी निषेध घटना नहीं है, इनका यूनियन एस के बराबर नहीं बैठा, तो वो क्या है, निषेध घटना नहीं है। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार से पूरा हुआ। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।